Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. अटेंडेंस मार्क कर दो. So let's start with this now. Response line पे थे हम. Response line is at the top of HTTP response message. इसके 3 पार्ट होते हैं. First is a version, second is a status code, and third is a text phrase representing the status code. Textual representation of status code. उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम. स्टेटस कोड कल मैंने आपको बताए थे, तो मेरे को अब ये आप बताओ. इन्फॉर्मेशनल, सक्सेसफुल रीडायरेक्शन, क्लाइंट साइड एरर, सर्वर साइड एरर. इन ग्रुप्स में कौन कौन से कोड्स अवेलेबल हैं, उनका क्या मीनिंग है? एनीवन सर्च्ड? किसी ने ढूंढे थे? कौन कौन से अंडर है वो ढूंढे थे, मीनिंग नहीं था. नहीं, मीनिंग नहीं, बट चलो फिर भी कुछ तो बताओ. इंफॉर्मेशन में कौन कौन से थे? 100 था, कंटिन्यू, ओके. 100 कंटिन्यू, 101 स्विचिंग प्रोटोकॉल्स, ठीक है, 102 प्रोसेसिंग. ठीक है. तो 101 स्विचिंग प्रोटोकॉल मींस प्रोसेसिंग क्या है वो? ठीक है. प्रोसेसिंग मींस रिक्वेस्ट मिल गई है और वो प्रोसेस कर रहा जो है. प्रोसेस करनी ठीक है. है उसको. स्विचिंग प्रोटोकॉल मींस कि अंडरलाइंग प्रोटोकॉल जो कम्युनिकेशन के लिए यूज हो रहा था उसको चेंज कर रहा है. दैट्स द ओनली मीनिंग ऑफ स्विचिंग प्रोटोकॉल. ओके. 200 सीरीज में, 2XX सीरीज में क्या था? इसके अंदर 10 थे. इसमें क्या है? 200 ओके. ओके उसके बाद क्रिएटेड, एक्सेप्टेड, क्रिएटेड, एक्सेप्टेड, ओके. नॉन अथॉरिटेटिव इंफॉर्मेशन, नो कंटेंट, रीसेट कंटेंट. आवाज़ नहीं आ रही बच्चे. चलो मैं आपको एक दिखा देता हूँ ये सारे स्टेटस कोड.
वेट, ये रहे स्टेटस कोड आपके सारे। ठीक है, 100 फर्स्ट ऑफ ऑल, 100 मीन्स कंटिन्यू। ठीक है, ये उन केसेस में यूज़ होता है अगर आपका मैसेज बहुत, आपकी रिक्वेस्ट मैसेज बहुत ही लार्ज होता है, जो कि एक ही गो में नहीं जा सकता। तो हम क्या करते हैं, उसको पार्ट्स में भेजते हैं अपने मैसेज को। तो जितना पार्ट उसने रिसीव कर लिया है उसके बाद ये रिप्लाई करता है कि वो पार्ट मेरे को मिल गया, एंड यू कंटिन्यू सेंडिंग द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, उसके बाद 101, उसमें जो रिक्वेस्ट गई थी वो कोई रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट नहीं थी, वो सिर्फ एक रिक्वेस्ट भेजी उसने कि यू स्विच अप प्रोटोकॉल। तो सर्वर जब स्विच करता है वो प्रोटोकॉल को ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द क्लाइंट, तो वो ये मैसेज भेजेगा दैट आई एम स्विचिंग प्रोटोकॉल ऑन योर रिक्वेस्ट। ठीक है, 102 प्रोसेसिंग, रिक्वेस्ट मिल गई एंड आई एम टेकिंग सम टाइम टू प्रोसेस इट। 103 ऑब्वियसली अभी वो एक स्टैंडर्ड नहीं बना है, ये अभी भी रिक्वेस्ट फॉर कमेंट ही है, तो इसको हम छोड़ते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इज द 200 सीरीज। तो 200 मीन्स ओके, स्टेटस ओके मीन्स योर एक्चुअल रिस्पॉन्स हैज बीन जनरेटेड एंड सेंड टू यू। ठीक है, उसमें एक बॉडी है, उसमें सारा डाटा है आपका, वो आपको भेजा जा चुका है। 201 क्रिएटेड। क्रिएटेड का मतलब होता है ये उस तरीके के मैसेज का रिस्पांस होगा। अगर सपोज मैंने कहा कि एक पाथ पे मेरा भेजा हुआ रिसोर्स आ जाना चाहिए, क्रिएट कर दो एक न्यू रिसोर्स, वहाँ पर है नहीं है ऑलरेडी, आई एम नॉट रिक्वेस्टिंग समथिंग, आई एम रिक्वेस्टिंग टू क्रिएट अ न्यू रिसोर्स फॉर मी एट द स्पेसिफाइड पाथ। तो जब वो सर्वर उसको क्रिएट कर देगा तो वो आपको ये रिस्पॉन्स भेजेगा, क्रिएटेड। इज इट ओके? इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. 202 Accept. 202 एक्सेप्टेड। जब आपकी प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा टाइम लेती है तो वो इन द मीन वाइल ये रिस्पॉन्स भेज देता है दैट योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन एक्सेप्टेड एंड इज बीइंग अंडर प्रोसेस, बट it is yet to be completed and a response will be sent to you at some time later on. ठीक है? Yes, sir. Okay. Non-authoritative information. नॉन अथॉरिटेटिव इंफॉर्मेशन आपका क्या होगा? बेसिकली मैंने रिक्वेस्ट किया सर्वर को एक रिस्पांस भेजने के लिए, सर्वर के पास भी वो डाटा नहीं था, तो उसने आगे किसी को रिक्वेस्ट किया और वहां से वो इंफॉर्मेशन आ रही है। ठीक है? Yes, sir. उसको मॉडिफाई करके ओरिजिनल जो जिसने रिक्वेस्टेड था उसको भेजा है उसने। नेक्स्ट इज नो कंटेंट। सिंपल है कि उसने रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर लिया, सब कुछ ठीक था, लेकिन वो कंटेंट नहीं भेज पाया।
ठीक है, दैट्स नो कंटेंट। उसके कई रीजन हो सकते हैं। 205 रीसेट कंटेंट। मतलब डॉक्यूमेंट को दोबारा रीसेट कर दे कोई, उसमें उसके व्यू में कोई चेंजेस थी, उसकी प्रेजेंटेशन में कोई चेंजेस थी, तो उसको वो रीसेट कर दे सर्वर पे ही। दैट्स इट। आगे भी दो आपकी RFCs हैं, तो उसको हम इग्नोर करते हैं। तो 20 में बच्चे सारे क्लियर हैं? 200 से लेके 205 तक क्लियर हैं सारे? Yes, sir. Yes, sir. करें मूव आगे। नाउ Yes, sir. 300 पार्ट, 300 पार्ट। ठीक है, फर्स्ट इज मल्टीपल चॉइस। ऑब्वियसली ऑब्सोलीट हो चुका है ये अब। मल्टीपल चॉइस इट्स अ वेरी इजी थिंग टू रिकॉग्नाइज कि जो रिसोर्स आपने मांगा है वो बहुत अलग अलग वेरिएंट में अवेलेबल है। जैसे कोई इमेज आपने मांगी है, इमेज रिसोर्स मांगा है, वो JPG में भी है, PNG में भी है, ठीक, और भी कई फॉर्मेट में, वेबरिप में है, वो कोई वीडियो फॉर्मेट है वो आपका MP4 में भी है, FLV में भी है, ठीक है, 3GP में भी अवेलेबल है, वेव में अवेलेबल है, तो वो ये रिस्पॉन्स भेजता है। 301 इज द मूव्ड परमानेंटली। मूव्ड परमानेंटली मतलब जो रिसोर्स का पाथ आपने भेजा है वहां पर वो रिसोर्स पहले था लेकिन अब वो मूव कर गए हैं, हम उसको परमानेंटली। ठीक है। 302 इसको कहते हैं मूव्ड टेम्पररीली। इसका मतलब है कि वहां पर रिसोर्स था, जो पाथ आपने भेजा है वहां पर रिसोर्स था लेकिन इस टाइम पे वो अवेलेबल नहीं है, उसकी पोजीशन चेंज कर दी गई है, बट टेम्पररीली। आप कुछ टाइम बाद दोबारा इसी पाथ पर रिक्वेस्ट करोगी तो हो सकता है यहाँ पे अवेलेबल हो। इज इट ओके? Yes, sir. ठीक है। 30, 301, 302 सभी क्लियर हैं? Yes, sir. Yes. Yes. ठीक है। 303 इज द सी अदर। सी अदर मीन्स बेसिकली वो इसके रिप्लाई में भेजता है एक पाथ जहाँ पर आप देख सकते हो ये कंटेंट जो आपने भेजा की डिमांड की थी वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है या इस मेथड के लिए अवेलेबल नहीं है, सो यू कैन सेंड अनदर रिक्वेस्ट टू द अनदर पाथ। वो ये मैसेज बताएगा आपका 303। क्लियर है? सी अदर मीन्स वो एक रिकमेंडेशन भेजता है कि आप ये वाले URI में गेट मेथड लगा के आप देख सकते हो कि शायद आपको जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो रिसोर्स वो यहाँ पर मिल जाए। नेक्स्ट है 304 नॉट मॉडिफाइड। ये सिर्फ उस रिक्वेस्ट के लिए ये रिस्पॉन्स आएगा जिसमें बस आपने पूछा है कि ये वाला रिसोर्स इस डेट से मॉडिफाई हो गया है या नहीं हुआ है। ठीक है, उसका रिप्लाई आता है इस फॉर्म में कि वो मॉडिफाई हुआ था या नहीं। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट इज 305 यूज प्रॉक्सी। प्रॉक्सी बेसिकली जैसे मैंने आपको एक पहले भी एक बताया था, प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है कि आपने एक रिक्वेस्ट की सर्वर को, सर्वर के पास भी वो इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है लेकिन सर्वर को इतना पता है कि एक और सर्वर है जहाँ पर ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो वो वहाँ पर रिक्वेस्ट करता है। तो इसमें बेसिकली प्रॉक्सी लग रही है। फॉर एन इंस्टेंस
you could easily recognize it. प्रॉक्सी अटेंडेंस, जैसे आप शायद ना करते हो लेकिन कुछ स्टूडेंट्स करते हैं प्रॉक्सी अटेंडेंस. दे ट्राई टू इमिटेट देयर वॉइस फॉर देयर फ्रेंड्स ताकि उसकी भी अटेंडेंस लग जाए, राइट? Yes, sir. है ना, उसको प्रॉक्सी अटेंडेंस बोलते हैं. यहाँ पर प्रॉक्सी का मतलब यही होता है कि किसी और के बिहाफ पे कोई काम करना. तो क्लाइंट ने कोई चीज रिक्वेस्ट की थी सर्वर से, सर्वर को नहीं मिली लेकिन सर्वर को पता है आगे किसी के पास है, तो सर्वर एक प्रॉक्सी एक्ट कर रहा है फॉर द क्लाइंट कि मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूँ अगले सर्वर से. तो एट दैट मोमेंट द सर्वर इज acting as or marking the proxy for client. ठीक है. तो यूज प्रॉक्सी का मतलब क्या है कि सिर्फ प्रॉक्सी ही यूज करनी है फॉर गेटिंग द रिस्पॉन्स. और 306 स्विच प्रॉक्सी, स्विच प्रॉक्सी का मतलब है कि आपका जो प्रॉक्सी सर्वर है उसको चेंज किया जाए. दैट्स इट. चेंज फ्रॉम वन प्रॉक्सी सर्वर टू अनदर प्रॉक्सी सर्वर. 307 टेम्पररी रीडायरेक्ट ये वैसा ही है जैसा आपका ये था 302 मूव्ड टेम्पररीली. ठीक है. और परमानेंट रीडायरेक्ट आपका सेम एज मूव्ड परमानेंटली. ऑब्वियसली इसकी इंटरेस्टिंग डिटेल में थोड़ा सा फर्क होगा, अदर देन ये सेम ही है स्टेटस कोड. ओके. एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग 3XX? No, sir. ओके. नाउ द 400. ये आपने नॉर्मली सारे देखे ही होंगे. फर्स्ट इज 400. पहला है बैड रिक्वेस्ट. बैड रिक्वेस्ट का मतलब है कि जो सर्वर क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी है उसका मैसेज में कोई प्रॉब्लम है और सर्वर जो है उस मैसेज को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा है, रिक्वेस्ट को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा है ड्यू टू सम एरर्स इन द रिक्वेस्ट मैसेज. जैसे साइज बहुत बड़ा होना, गलत प्रोटोकॉल का यूज करना, गलत वर्जन का यूज करना, इस कारण. ठीक है. 401 अनऑथराइज्ड एक्सेस, मतलब आप उस रिसोर्स को सर्वर पर एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो जिसकी परमिशन आपके पास नहीं है. तो आपका ये रिस्पॉन्स आता है दैट यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू एक्सेस दिस रिसोर्स, और वो बताता है 401 अनऑथराइज्ड एक्सेस. ठीक है जी. 402 पेमेंट रिक्वायर्ड, मतलब कि उस रिसोर्स को देखने के लिए आपको पेमेंट चाहिए. जैसे फॉर एन इंस्टेंस मैं आपको एक और यहाँ पर चीज दिखा देता हूँ. ये सारे रिस्पॉन्स बच्चे कई बार आपको देखने को नहीं मिलते हैं, बट एक सेकेंड, जैसे हम ये पेपर खोलते हैं, ठीक है, ये डाउनलोड पीडीएफ. Okay, this is open source. Wait then.
ये देखो, ये पेमेंट आई है ना, मैंने तो सिर्फ पीडीएफ को खोलने के लिए बोला था, ठीक है। ये पीडीएफ है, इसका एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक। और मैंने बस एक्सेस चाहिए थी इसकी, तो वहाँ पर वो देखो परचेज का बता रहा है। क्यों बता रहा है? क्योंकि ये रिसोर्स जो मैंने डिमांड की थी उस पर उसने पेमेंट की एक रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि ये रिसोर्स आपने देखना है तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, या ऑब्वियसली आपको अदर मेथड यूज़ करने पड़ेंगे जिसमें ऑलरेडी पेमेंट हो चुकी है। तो एक तरीके से ब्राउज़र को ये रिस्पॉन्स आया है, ये वाला, टू एक्सेस दिस रिसोर्स यू रिक्वायर्ड to do some payment, ठीक है। Yes, sir. ओके, 403 फॉरबिडन। फॉरबिडन मतलब कि आपको ये रिसोर्स देखने के से रोका जा रहा है, या तो आपके पास ऑथेंटिकेशन नहीं है, या ऑब्वियसली फॉर सम अदर रीजन आपको ये रिसोर्स नहीं देखने दिया जा रहा है, या आपके एंड पर कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है जिससे आपको ये देखने नहीं दिया जा रहा है। जैसे कुछ वेबसाइट्स होती हैं दैट आर बैंड इन योर एरियाज, जैसे मूवीज, पायरेटेड मूवीज की जो वेबसाइट होगी वो इंडिया में बैन की गई है फॉर ऑब्वियस रीजंस, ठीक है। मतलब वहां पर रिसोर्स अवेलेबल है लेकिन आपके एरिया में फॉरबिडन है, ठीक है, ड्यू टू सम एरिया, या आपको पास ऑथराइजेशन नहीं है, दैट इज फॉरबिडन। इज इट ओके? Yes, sir. 404 Yes, नॉट sir. फाउंड, ये तो आपको पता ही Yes, है sir. कि जो रिसोर्स आप रिक्वेस्ट कर रहे हो वो उस पाथ पर नहीं है, दैट इज कॉल्ड 404 एरर नॉट फाउंड। 405 मेथड नॉट अलाउड, मतलब जो मेथड आप यूज करके उस रिसोर्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो वो मेथड मैच नहीं कर रहा है। मान लो एक रिसोर्स जो है मैंने ऐसे बनाया है कि ये सिर्फ पोस्ट मेथड अप्लाई करके ही एक्सेस किया जा सकता है, और आप उसको गेट से एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये एरर आएगा आपका, मेथड नॉट अलाउड, ठीक है। हेलो, हेलो, कैन यू हेयर मी? Yes, Yes, sir. sir. ओके, आगे मूव करते हैं। 406 नॉट एक्सेप्टेबल, मतलब कि जो आपने रिक्वेस्ट भेजी है उसमें कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जिसके कारण रिस्पांस जनरेट नहीं हो सकता, वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हो सकती बाय द सर्वर, ठीक है। 407 इज अगेन RFC अभी, तो उसको हम इग्नोर करते हैं। 408 पे आते हैं, रिक्वेस्ट टाइम आउट। रिक्वेस्ट टाइम आउट का मतलब क्या है कि लेट अस सपोज कि रिक्वेस्ट भेजने के लिए रिक्वेस्ट मैसेज का साइज ही इतना था, उसको भेजने में काफ़ी टाइम लग गया, तो थोड़ा सा मैसेज मिला सर्वर को, तो सर्वर उसको प्रॉपरली प्रोसेस नहीं कर पाया क्योंकि उसको पूरी रिक्वेस्ट नहीं मिल पाई ऑन टाइम। मान लो 30 सेकंड्स में उसको सारा मैसेज मिलना चाहिए था, लेकिन 30 सेकंड्स में उसको सारा मैसेज नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से टाइम आउट हो गया। जैसे नॉर्मली आप ट्रांजेक्शन्स करते हो, बैंक ट्रांजेक्शन्स करते हो, उसमें वो प्रोसीजर आपका 15 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए, अदरवाइज वो आपका टाइम आउट कर देता है ट्रांजेक्शन का और आपको लॉग आउट कर देता है, राइट। तो वैसी आप एग्जांपल यहाँ मान सकते हो। इज इट ओके? जैसे आप इनिशिएट करते हो, आप ट्रांजेक्शन पासवर्ड सब कुछ डाल देते हो, OTP नहीं डालते हो, वेट ही करते रहते हो काफ़ी टाइम, तो वो टाइम आउट हो जाता है जब, तो वो आपकी सारी की सारी ट्रांजेक्शन फेल करके, ठीक है, आपका एरर निकाल के आपकी ट्रांजेक्शन फेल करके आपको लॉग आउट कर देता है। इज इट ओके? Yes, sir. ये सारे बस समझने के लिए हैं। अगर आप इसको अच्छे से सारे के सारे याद नहीं भी रख सकते, नो इश्यूज, आपको बस इतना पता होना चाहिए 1 से शुरू होने वाले एरर कौन से होते हैं, इंफॉर्मेशनल। 2 से शुरू होने वाले सक्सेस के होते हैं,
3 से शुरू होने वाले रीडायरेक्शन के होते हैं, 4 से शुरू होने वाले क्लाइंट एरर और 5 से शुरू होने वाले सर्वर एरर के होते हैं। बस ये आपको पता होना चाहिए, और सबकी एक एक या दो एग्जाम्पल्स पता होनी चाहिए, 1 या 2 सफिशिएंट है, सारे नहीं भी पता है नो इश्यूज। नेक्स्ट इज द कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट का मतलब है कि जो रिसोर्स आपने मांगा था वो इस टाइम पे शायद अपडेट हो रहा है, ठीक है, या ऐसा वो रिसोर्स है जो एक टाइम पर एक ही आदमी यूज कर सकता है और ऑलरेडी वो यूज में है किसी के पास, तो उसको बोलते हैं कन्फ्लिक्ट, कि आप उस रिसोर्स को नहीं एक्सेस कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी कोई और यूज कर रहा है या एक टाइम पर एक ही आदमी यूज कर सकता है। नेक्स्ट इज अ गॉन, 410 गॉन, ठीक है। गॉन का मतलब क्या है बेसिकली, कि जो रिक्वेस्ट आप कर रहे हो वो यहाँ से अब जा चुका है, पहले यहाँ पे था लेकिन अब वो जा चुका है, अब वो कभी भी यहाँ पर आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा। आपको आपने वो देखा होगा फाइल रिमूव्ड वाला ऑप्शन आता है ना, आपको कभी कभी मैसेज आता है फाइल हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम दिस पाथ, वो यही है गॉन वाला एरर, ठीक है। नेक्स्ट इज द 411। आपने लेंथ रिक्वेस्ट भेजते वक्त अगर आपने ये नहीं बताया कि रिस्पॉन्स की लेंथ कितनी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, और लेकिन आपने जो रिसोर्स एक्सेस किया है उसमें लेंथ होनी चाहिए, और अगर आप प्रोवाइड नहीं कर रहे हो तो ये एरर आएगा 411 लेंथ रिक्वायर्ड। आगे सारे RFCs हैं, अभी बने नहीं हैं तो उनको छोड़ते हैं। अब हम 5 पे आते हैं, अब ये वाले 5 इज इंटरनल सर्वर एरर। इंटरनल सर्वर एरर का मतलब क्या है कि अब 5 का मतलब क्या है कि रिक्वेस्ट अच्छे से भेजी गई है, रिक्वेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लाइंट की रिक्वेस्ट एकदम पिच परफेक्ट थी। अब कोई प्रॉब्लम होगी तो सर्वर एंड पर होगी, ठीक है। तो 500 का मतलब है इंटरनल सर्वर एरर, मतलब प्रोसेसिंग करते वक्त वहां पर कोई एरर आ गया, कोई कंडीशन ऐसी आ गई जो अनएक्सपेक्टेड थी, जिसकी वजह से रिस्पॉन्स प्रॉपरली जनरेट नहीं हो पाया, तो उसको बोलते हैं इंटरनल सर्वर एरर। इज इट ओके? Yes, sir. ओके। Yes, sir. 501 का मतलब अब ये है कि नॉट इम्प्लीमेंटेड, कि आपने रिक्वेस्ट भेजी, रिक्वेस्ट एकदम सही है, ठीक है, जो आपने फॉर्मेट यूज किया है बिल्कुल ठीक है, सर्वर को समझ में भी आ रहा है सब कुछ, लेकिन सर्वर इस तरीके की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए बना ही नहीं है, ठीक है, और इस तरीके की रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए नहीं बना है वो, तो वो इम्प्लीमेंट नॉट इम्प्लीमेंटेड मैसेज भेज देगा आपको कि आपके एंड पे सब कुछ ठीक है लेकिन मैं ही इस रिक्वेस्ट को समझने के लिए, प्रोसेस करने के लिए नहीं बना हूं, ठीक है, तो उसमें नॉट इम्प्लीमेंटेड भेजेगा। नेक्स्ट इज द बैड गेटवे। बैड गेटवे तब है अगर आपका सर्वर प्रॉक्सी सर्वर है, ठीक है, प्रॉक्सी सर्वर है और उसने आगे जो रिक्वेस्ट भेजी, Yes, ठीक sir. है, वो फेल हो गई, तो ये वो रिप्लाई भेजेगा कि मैं तो प्रॉक्सी सर्वर था, मैंने आगे जो रिक्वेस्ट किया वो फेल हो गई, तो इसलिए मैं आपको रिस्पॉन्स नहीं भेज पाया क्योंकि मेरी तरफ से मेरी एंड पे प्रॉब्लम हो गई, मेरी प्रॉक्सी में प्रॉब्लम हो गई। जैसे स्टूडेंट कोई प्रॉक्सी लगाता है और वो पकड़ा जाता है तो अटेंडेंस नहीं ना लगती है, सेम बैड गेटवे। Yes. Here, next is the 503 service unavailable. ठीक है, सर्विस अनअवेलेबल मतलब जो रिक्वेस्ट आपने भेजी है प्रोसेस करने के लिए, मेरे को बोला है, मैं इस टाइम पे प्रोसेस करने में समर्थ नहीं हूँ, केपेबल नहीं हूँ, इस टाइम पे मैं प्रोसेस नहीं कर सकता। माई सर्विस इज अनअवेलेबल एट दिस मोमेंट। उसके बाद टाइम आउट, गेटवे टाइम आउट, ये वही आपका जो रिक्वेस्ट टाइम आउट था ना पीछे, कि आपने रिक्वेस्ट को पूरा टाइम में भेज नहीं पाए, उससे पहले टाइम आउट हो गया तो क्लाइंट साइड एरर आ गया। ये अब गेटवे टाइम आउट तब आता है अगर मैं प्रॉक्सी सर्वर हूँ, मेरे को एक रिक्वेस्ट आई है और मैंने जो आगे रिक्वेस्ट कर भेजी है अपने मेन सर्वर को,
उसको भेजने में मेरा टाइम आउट हो गया है, तो दैट्स कॉल्ड गेटवे टाइम आउट और सर्वर टाइम आउट। लास्ट इज 505 HTTP वर्जन नॉट सपोर्टेड। आपने रिक्वेस्ट भेजी है सपोज HTTP 1.0 वर्जन से, लेकिन मैं यूज़ कर रहा हूँ 2.0 और मैं सिर्फ 2.0 पे ही वर्क करूँगा। तो अगर आप 1.0 से भेज रहे हो, आपकी रिक्वेस्ट तो ठीक ही है ऑब्वियसली, लेकिन मैं वर्जन 2.0 यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं उसको प्रोसेस नहीं कर सकता। सो दैट्स योर 505 सॉरी HTTP वर्जन। और 5XX में सारे सर्वर एरर्स आपके ये आते हैं। किसी में भी कोई भी प्रॉब्लम बचे तो पूछ सकते हो आप। आपकी अटेंडेंस मार्क कर दो किसी ने अगर अटेंडेंस मार्क नहीं की है तो। सर सर आपने पीपीटी ये वाली सेंड की है? नहीं, ये नहीं की है पीपीटी, ये मैं सेंड कर देता हूँ आपको, कोई नहीं। ये आपके मैं LMS में आज लेक्चर्स भी और पीपीटी सभी जितनी बनी है ना सभी डाल देता हूँ मैं। बट ऑब्वियसली PPTs आर जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, फॉर द हिंट्स। यस सर। ठीक है, PPTs पढ़ के आपको उतना प्रॉपर गाइडेंस नहीं, PPT से आपको बस इतना पता लगेगा ये टॉपिक भी है, लेकिन लेक्चर अटेंड करने से आपको ये पता लगेगा। हाँ, नहीं डाउट आपका कोई अगर होगा ना तो वो PPT से क्लियर नहीं होगा, दैट इज फॉर श्योर। यस सर, वो टॉपिक देखने हैं हाँ, क्लियर करने टॉपिक आपको जरूर पता लग जाएंगे कि PPT से आपको टॉपिक जरूर पता लग जाएंगे, ये वाला टॉपिक है, ये वाला टॉपिक है और ये वाला टॉपिक है। ठीक, वो आज मैं शाम तक आपको भेजता हूँ LMS में। ओके, ये सारे क्लियर हो गए। यू डोंट हैव टू रिमेम्बर एवरीथिंग, आपको बस इतना पता होना चाहिए 1 से शुरू होने वाले इंफॉर्मेशन मैसेजेस हैं, इसमें कुछ नहीं होता है, सिर्फ इंफॉर्मेशन पास करता है सर्वर क्लाइंट को। ठीक है, 2 से शुरू होने वाले सक्सेसफुल हैं, 200 सबको पता है इट्स अ सक्सेस, 202 इज क्रिएटेड, 201 इज क्रिएटेड। 3 से शुरू होने वाले रीडायरेक्शन के हैं, मतलब जो आपने रिसोर्स भेजा था वो हमने अब कहीं और भेज दिया है, आइदर टेम्पररीली और परमानेंटली। 4 से शुरू होने वाले मैसेज मतलब आपके क्लाइंट की रिक्वेस्ट में कोई प्रॉब्लम है। 5 से शुरू होने वाले जो मैसेजेस होंगे, जो स्टेटस होंगे, वो आपके होंगे सर्वर एरर्स, कि सर्वर की प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम हो गई है। इज इट ओके? एक एक दो दो सभी के याद कर लेना, एक एक भी सफिशिएंट है, दो भी सफिशिएंट है, 1 से 2, ज्यादा नहीं आपको याद रखने की जरूरत है। इज इट ओके? Yes, sir. ओके, Yes, sir. चलो अटेंडेंस में आपकी सेव कर रहा हूँ अब। ओके, ये थ्योरी वैसे तो आई गेस शायद आपको बोरिंग लग रही होगी, बड़ी ऐसी ही है, और आपने इंटरनेट एप्लीकेशन में भी यही पढ़ी है, यही पढ़ी है, HTTP पढ़ा है ना उसमें भी। यस सर। Yes, sir. तो ये आपको ऑलरेडी पता होंगी थोड़ी बहुत चीजें, कि सिर्फ HTTP की डेफिनेशन ही पढ़ी थी। ये हेडर, मैसेजेस, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, ट्रांजेक्शन सब कुछ पढ़ा था ना ये? थोड़ा बहुत सर। थोड़ा बहुत ही, चलो ठीक है। अब रिस्पॉन्स आगे मूव करते हैं। ये हम कल कर रहे थे, तो आप में से कुछ एक ने इनमें से कुछ बताया था कि सर्वर किसके लिए यूज होता है। तो बेसिकली सर्वर फील्ड में क्या आता है कि सर्वर का सॉफ्टवेयर कौन सा है, जैसे मैं आपको बोला था ना, टॉम कैट होता है, IIS का सर्वर होता है, अपाचे का होता है, ग्लास फिश होता है। तो कौन सा सर्वर सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है वो इस सर्वर फील्ड में होता है। उसके बाद पर डेट। आपकी स्क्रीन ओके, स्क्रीन शो नहीं हो रही है?
शेयर बंद कर दिया मैंने शायद. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now the next is date field. डेट फील्ड बस करंट डेट जहाँ पर आपका रिस्पांस जनरेट हुआ था, जिस डेट पे या जिस टाइम पे आपका पर्टिकुलर वो रिस्पांस जनरेट हुआ वो आता है. लास्ट मॉडिफाइड में बेसिकली आपकी डेट आती है कि जो आपने रिसोर्स या डॉक्यूमेंट वेब रिसोर्स आपने रिक्वेस्ट किया है वो आखिरी बार किस डेट को मॉडिफाई हुआ था. फिर उसके बाद एक्सपायर फील्ड बस ये बताता है कि ये डॉक्यूमेंट कब तक वैलिड है आपका, इस डेट तक आप इसको यूज़ कर सकते हो, इस डेट के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा. मतलब आप इसको यूज़ करोगे तो कोई बेनिफिट नहीं होगा आपको इसको यूज़ करने का. इसकी इंफॉर्मेशन जो होगी या इसकी वैल्यू जो होगी वो ज़ीरो हो जाएगी. लोकेशन क्या है हमारे डॉक्यूमेंट की, ठीक. ये सिर्फ तब काम आएगा आपका अगर आपका रिसोर्स रीडायरेक्ट हो चुका है. रीडायरेक्ट हो चुका है का मतलब अगर आपका रिसोर्स जिस पाथ पर आपने रिक्वेस्ट भेजी थी वहां पर नहीं मिला, किसी और लोकेशन पे उसने रीडायरेक्ट करके भेजा. जैसे सपोज मैं एक abc.com पे एक रिसोर्स ढूंढ रहा था, वो रिसोर्स abc.com पे नहीं, abc.com ने मेरे को आगे रीडायरेक्ट कर दिया कोई xyz.com पे कि यहाँ मिलेगा आपको रिस्पॉन्स. तो वो लोकेशन जहाँ से वो रिसोर्स आया था, जहाँ पे मुझे रीडायरेक्ट किया गया है, वो यहाँ पे आता है. जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. आप रिजल्ट अपना देखते हो, अगर वैसे तो KMB की साइट पे आप देखते हो, लेकिन कुछ अगर GNDU की साइट पर आप रिजल्ट देखो या एडमिशन्स कराने की कोशिश करो अपनी, तो gndu.ac.in पर आप रिजल्ट या एडमिशन्स के लिए कांटेक्ट करते हो तो वो आपको एक और वेबसाइट पे ले जाता है gnduadmissions.in पे, ठीक. तो वो जो रीडायरेक्शन वाली चीज है उसकी लोकेशन यहाँ पे आती है जहाँ से फाइनली हमें रिसोर्स भेजा गया है. नेक्स्ट इज अ प्रैग्मा मतलब एक तरीके का हिंट भेजना कि मेरे को कैश्ड डेटा नहीं भेजना है. कैश्ड डाटा मतलब होता है कि लेट्स से कोई एक ऐसा रिसोर्स है जो लगातार चेंज हो ही जा रहा है और सर्वर उसकी कॉपी ना डाउनलोड करके रख लेता है. अब दोबारा वो चेंज हुआ है सपोज, तो हो सकता है कि उसने दोबारा जो चेंज हुआ रिसोर्स है उसको डाउनलोड ना किया हो, वो हमें सिर्फ कैश्ड कॉपी जो पुरानी कॉपी है वही भेजी जा रहा है. तो हम इसमें एक हिंट भेज सकते हैं प्रैग्मा फील्ड में कि मेरे को फ्रेश कॉपी चाहिए, कोई कैश वर्जन ना भेजो. माइम वर्जन, माइम इज अ मल्टीपर. ओके, माइम की फुल फॉर्म क्या है? नहीं याद है? मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ये है. माइम वर्जन का मतलब है ऑब्वियसली माइम में आपकी काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन, वीडियोस, ऑडियोज, ये सब कुछ आ जाते हैं. और उनके लिए कौन सा वर्जन यूज़ करना है माइम का, वो यहाँ पे आ जाता है. 1 यूज़ करना है, 2 करना है, 3 करना है. नेक्स्ट इज अ लिंक. URL ऑफ डॉक्यूमेंट्स पेरेंट. जैसे मैंने सपोज जीमेल पे मैंने खोला, gmail.com पे मैंने सेंट बॉक्स खोला, ठीक है. तो gmail.com/sent आता है ना, mail.google.com/sent. तो इसका पेरेंट कौन है? mail.google.com, ये इसका पेरेंट है. उसका URL यहाँ पर आता है लिंक पे. कंटेंट लेंथ में लेंथ रिस्पॉन्स की बॉडी की जो लेंथ है वो आती है. और अलाउड में क्या आता है? रिक्वेस्ट दैट यूजर कैन इशू. अलाउड में बेसिकली आता है कि ये जो रिसोर्स मैं भेज रहा हूँ ये कौन कौन से मेथड से आप एक्सेस कर सकते हो, गेट, पोस्ट, या सारे आ सकते हैं. दैट्स इट. दैट्स योर रिस्पॉन्स हेडर. द मीटिंग कैन इज अबाउट टू एंड एंड कैन एंड एनी टाइम. यहीं से आपके डाउट्स लेंगे कल हम, और कल ये खत्म हो जाएगा आपका वेब एसेंशियल.